दुनिया में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें जिंदा बचना बहुत ही नामुमकिन होता है। मैं कुछ दिल दहला देने वाले हादसों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी कार का एक पहाड़ से गिरना, आपको एक व्हेल द्वारा निगले जाना या एक खतरनाक डैम में गिर जाना। क्या किसी और का दिल भी उछलकर मुंह में आ गया भाई? यार, अजीब दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन जानलेवा हादसों को मात देकर और अपनी आप बीती सुनाने के लिए जिंदा बच जाते हैं। तो बिना किसी देर के आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लकी लोगों से जिनका बचना नामुमकिन था। मार्गरेट ग्वायर कनाडा के सैस्कटून शहर की रहने वाली एक ब्रिटिश नागरिक थीं। वो सिर्फ 26 साल की थीं जब उन्होंने 15 अप्रैल 1915 को रेवरेंट हर्बर्ट ग्वायर से शादी की। कुछ हफ्ते बाद वो दोनों न्यूयॉर्क में RMS लुसिटानिया नाम के जहाज में सवार हुए, जो कि लिवरपूल जा रहा था। दूसरी ओर मार्गरेट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास की सबसे अजीब सर्वाइवल स्टोरीज में से एक में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रही हैं। 7 मई को पोर्ट से निकलने के ठीक 6 दिन बाद ग्रैंड ओशियन लाइनर पर एक जर्मन सबमरीन ने हमला कर दिया। मार्गरेट और हर्बर्ट उस वक्त डिनर कर रहे थे। एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही लाइट चली गई और जैसे ही जहाज सीधी तरफ मुड़ने लगा, अफरा तफरी मच गई। हर्बर्ट मार्गरेट को एक लाइफ बोट तक ले जाया गया, जहां उनके साथ 3 लेडीज और एक बच्चा भी था। हर्बर्ट को नहीं पता चल पाया, लेकिन जब मार्गरेट ने ऊपर देखा तो उसने सोचा कि जहाज का स्मोक स्टैक्स लाइफ बोट पर गिरने वाला था और वो वापस डेक पर आ गई। इस बीच हर्बर्ट दूसरी लाइफ बोट पर चढ़ गया और दूर जाने लगा। जिस डेक पर मार्गरेट खड़ी थी वो पानी के नीचे डूब रहा था। उसने फुर्ती से उस डूबते जहाज से दूर तैरने की कोशिश की। वो अभी थोड़ी दूर भी नहीं पहुंच पाई थी कि अचानक से खतरनाक भंवर ने उसे और 2 और लोगों को स्मोक स्टैक्स के फनल की तरफ खींच लिया। मार्गरेट की जिंदगी वहीं खत्म हो चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी चमत्कार की वजह से स्मोक स्टैक्स के ठीक नीचे बॉयलर रूम में एक विस्फोट ने मार्गरेट को फनल के ठीक बाहर फेंक दिया और वो वापस ऊपर आ गई। मार्गरेट को पास से गुजर रही एक लाइफ बोट द्वारा बचा लिया गया। उसने दूसरी लाइफ बोट पर अपने पति को देखा, जो उसके खो जाने की वजह से रो रहा था। मार्गरेट कोयले की धूल से इस कदर ढकी हुई थी कि पहले तो हर्बर्ट ने उसे पहचाना ही नहीं। जब आखिरकार वो एक दूसरे से मिले तो मार्गरेट ने खुद को शांत करते और संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमने उन भयानक वेडिंग प्रेजेंट्स को खो दिया है। डूबते जहाज से बचकर निकलने के बाद मार्गरेट का हंसता हुआ ऐसा कहना बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों, RMS वारफैक्ट्स पर सवार मेरे सभी दोस्तों सुन लो, ये एक ऐसा जहाज है जो कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि इसे हाई क्वालिटी कंटेंट से चलाया जाता है। और अगर मेरे भाई आप भी इसके फुल टाइम पैसेंजर बने रहना चाहते हैं तो अभी दबाइए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को। आपको हर दिन सब्सक्रिप्शन बॉक्स में एक नया वीडियो गिफ्ट में मिलेगा। तो चलिए आइए चलते हैं और जानते हैं कुछ और भी एक्साइटिंग सर्वाइवल स्टोरीज के बारे में। बेक वेदर्स। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक बेहद ही मुश्किल काम है। हजारों क्लाइंबर्स 29,029 फीट की इस ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों ने ऐसी कोशिश करते हुए अपनी जान भी गंवाई है। बॉटल्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए भी क्लाइंबर्स को थकान, उबकी, उल्टी और दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि हाइपोथर्मिया, चढ़ाई के दौरान ठंड भी महसूस हो सकती है। 1996 में टेक्सास के एक 49 साल के पैथोलॉजिस्ट बेक वेदर्स ने अपनी मिड लाइफ क्राइसिस के दौरान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चुनौती का सामना करने का फैसला किया। वेदर्स और उनकी टीम 10 मई को पहाड़ पर पहुंचने के लिए तैयार ही थे, जब अचानक लगभग 28,000 फीट की दूरी पर पहुंचने तक उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। बात यह है कि चढ़ाई की कोशिश करने से कुछ समय पहले उनका कॉर्नियल ऑपरेशन हुआ था और ऊंचाई ने उनको अंधा कर दिया था। गाइड ने ग्रुप के साथ चढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और उन्होंने लौटते वक्त वेदर्स को लेने आने का वादा किया। हालांकि गुजरते हुए क्लाइंबर्स ने उसकी मदद करने की पेशकश करने की कोशिश की, लेकिन वेदर्स ने मना कर दिया और इंतजार करने का फैसला किया। दोस्तों, क्या मैंने आपको बताया कि इस एरिया को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे क्लाइंबर्स की जमी हुई दबी हुई लाशों से भरा हुआ है जो कि वहां तक पहुंच नहीं सके। थोड़ी देर बाद हवा तेज हो गई और खतरनाक बर्फीला तूफान आया, जिससे तापमान 0 से 90 डिग्री नीचे पहुंच गया। वेदर्स ने फिर अकेले ही चढ़ाई शुरू करने का फैसला किया, लेकिन वो तूफान में फंस गया। जब तक मदद उस तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी ने उसे पागल बना दिया था और उसका सीधा हाथ पूरी तरह से जम गया था। गाइड को इस समय वेदर्स को पीछे छोड़ने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। अगले दिन डॉक्टर उसकी जांच करने पहुंचे। उन्होंने उसके चेहरे से बर्फ हटाई और बताया कि वो इस भयानक डेथ जोन का एक और शिकार था, लेकिन हॉलीवुड फिल्म के किसी सीन की तरह वो बाद में कोमा से बाहर आ गया। खुद को बर्फ से ढका हुआ पाकर तो वो खड़ा हो गया और वापस कैंप की तरफ चलने लगा। दोस्तों, ये कहना ठीक रहेगा कि जब वो वहां पहुंचा तो दूसरे क्लाइंबर्स ने सोचा कि वो शायद गेम ऑफ थ्रोन्स के व्हाइट वॉकर्स में से एक है।
वेदर्स को एयरलिफ्ट किया गया और काठमांडू ले जाया गया। उसके सीधे हाथ की कोहनी का नीचे का हिस्सा और उसकी नाक दोनों खत्म हो चुके थे। वेदर्स पूरी तरह से ठीक हो गए और अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस के बावजूद वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। यार उम्मीद है कि उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में कोई कम खतरनाक शौक अपना लिया होगा, जैसे कि क्रॉस स्टिचिंग या कुछ और। जो सिम्पसन। दोस्तों, दो ब्रिटिश क्लाइंबर्स की ये कहानी किसी लोक कथा की तरह लगती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस पर टचिंग द वॉइड नाम की एक बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी गई, एक डॉक्यूमेंट्री और एक यूके थिएटर शो भी बनाया गया। 1985 की गर्मियों में 25 साल के जो सिम्पसन और 21 साल के साइमन येट्स पेरू के इंडीज में 16 ग्रांडे माउंटेन के पश्चिमी किनारे पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये लगभग 21,000 फीट ऊंचा है, लेकिन जो खुशी का पल होना चाहिए था वो जल्दी ही डर और खौफ में बदल गया। जब दोनों नीचे जा रहे थे तभी सिम्पसन एक बर्फ की चट्टान से नीचे गिर गया, जिससे उसका दाहिना पैर टूट गया। बात करने का कोई साधन नहीं था और उनके बीच लगभग 150 फीट की रस्सी जितनी दूरी थी। जैसे ही रात हुई और एक तूफान आया तो दोनों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बर्फीले तूफान, चट्टानों और ठंड से जूझते हुए येट्स ने सिम्पसन को एक बार में रस्सी से पहाड़ से 300 फीट नीचे गिराने का फैसला किया। बर्फ की वो सीट जिसे वो एक लीवरेज के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, जब टूटकर गिरने लगी उससे पहले ही उसने उसे लगभग 3000 फीट नीचे एक बर्फीली चट्टान पर गिरा दिया। येट्स को अचानक एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। वो सिम्पसन को देख या सुन नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने उसे पकड़े रखा तो वो दोनों मर सकते हैं। तो येट्स ने चाकू लिया और रस्सी काट दी और अपने साथ चढ़ाई करने वाले अपने साथी को उसकी मौत की तरफ धकेल दिया। जैसा कि उसे लगा, सिम्पसन पहले ही 100 फीट नीचे बर्फ की गुफा में गिर चुका था। उसे यकीन था कि उसका किस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन वो किसी तरह से बेस कैंप तक वापस पहुंचने के लिए 6 मील की दूरी को क्रॉल करके जाने के लिए ताकत जुटाने में कामयाब रहा। 3 दिन बाद समय रहते सिम्पसन येट्स से फिर से मिला, जो अभी जाने के लिए पैकिंग कर ही रहा था। इससे भी बड़ी बात यह है कि सिम्पसन ने येट्स के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं दिखाई। उसने हमेशा कहा है कि उसे यकीन है कि अगर वो येट्स की जगह होता तो वो भी यही फैसला करता। वाह, क्या नेक आदमी है भाई। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, पर क्या आप एक दोस्त की कुर्बानी देने की कीमत पर खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देंगे? आपको क्या लगता है, आप इस धर्म संकट से कैसे निपटते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, मैं जानने के लिए बेताब हूँ। तो कहाँ थे हम? एंजेला हर्नांडेज। ये कहानी उन बुरे सपनों की तरह लगती है जिसमें आपका शरीर आपको झटके से जगाता है। ये घटना 6 जुलाई 2018 की है, जब एंजेला हर्नांडेज अपनी सफेद 2011 जीप चलाते हुए साउथ कैलिफोर्निया जा रही थी। हर्नांडेज ने आगे सड़क पर एक छोटे से जानवर को बचाने के लिए ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन इस मेहरबानी की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हर्नांडेज की कार एक चट्टान के किनारे से टकराते हुए 200 फीट नीचे गिर गई, जहां समुद्र एक पथरीले किनारे से मिलता है जो ऊपर की सड़क से पूरी तरह से कटा हुआ है। जब एंजेला ने अपनी आंखें खोली तो वो अपनी कार के अंदर थी और उसे अपने घुटनों के ऊपर से पानी चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसके शरीर की हर हड्डी में चोट लगी थी, फिर भी उसने अपनी सीट बेल्ट को खोला और ड्राइवर साइड की खिड़की के कांच को अपनी सीट के पास रखे एक मल्टी टूल की मदद से तोड़ दिया। वो पानी में कूद गई और तैरते हुए किनारे पर पहुंच गई, जहां वो फिर से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तब दिन का उजाला था। हर्नांडेज ने जब चारों तरफ देखा तो उसे चट्टानों, समुद्र और उसके ऊपर की पहाड़ी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसकी कार समुद्र के किनारे पर आधी डूबी हुई थी और उसकी छत टूटी हुई थी। उसकी जीन्स बुरी तरह से फट चुकी थी और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। जैसे ही हर्नांडेज को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उसने किनारे को ढूंढना शुरू किया। वो धूप से झुलस चुकी थी, प्यासी थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन सड़क पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। ऊपर अधिकारी हर्नांडेज की तलाश कर रहे थे, जिसका ओरेगन से कैलिफोर्निया की यात्रा के दौरान लापता होने की उनको खबर मिली थी, लेकिन उसे अपनी ट्रेजेडी खत्म होने के लिए 7 दिन और इंतजार करना पड़ा। उस दौरान हर्नांडेज ने पत्थरों पर काई से टपकते पानी को इकट्ठा करने के लिए अपनी कार की एक नली का इस्तेमाल किया। जब चार्ड और चेल्सी मूर ने एक डंप की हुई कार के बम्पर को देखा तो उन्हें पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बाकी टूटी हुई कार को ढूंढने के लिए मलबे के निशान का पीछा किया। जब वो दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने हर्नांडेज को पत्थरों के पीछे छुपा हुआ देखा और मदद के लिए कॉल किया। दूसरी चोटों के अलावा उसे ब्रेन हेमरेज हो चुका था, 4 पसलियां टूट चुकी थी, कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो गया था, एक फेफड़ा फट चुका था और दोनों आंखों की नसें टूटी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जिंदा बच जाने पर बहुत ही शुक्रगुजार थी।
जोना गिज। दोस्तों, ट्रेजिक एक्सीडेंट्स के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे इंसान अपने भाग्य के दम पर बच सकता है। जोना गिज से ही पूछ लीजिए। गिज 15 साल की थी जब चर्च सर्विसेज के दौरान विस्कॉन्सिन के फोन डू लेक में चर्च के अंदर एक चमगादड़ उड़ता हुआ आ गया। जब एक अशर ने उसे प्रेयर बुक से मारकर गिरा दिया तो एक एनिमल लवर होने के कारण जेना उसके पंख पकड़कर उठाकर उसको बाहर ले गई और तभी उसने अपने नुकीले दांतों से उसकी बाईं उंगली पर काट लिया। आप सोच रहे होंगे कि लोग इससे कहीं ज्यादा भयानक जानवरों के काटने के बाद भी बच जाते हैं, लेकिन ये कोई साधारण चमगादड़ नहीं था, ये एक जहरीला चमगादड़ था। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि रेबीज एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो कुछ जानवरों द्वारा फैलती है। ब्रीदिंग, सैलिवेशन और हार्ट बीट को कंट्रोल करने की दिमाग की शक्ति को कमजोर करके ये बीमारी किसी आदमी की मौत का कारण भी बन सकती है। ये बीमारी 100% जानलेवा है। शुक्र है कि एक वैक्सीन मौजूद है जिसका इस्तेमाल वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। अगर समय से पहले या घटना के कुछ दिनों के अंदर ये वैक्सीन लगा दी जाती है तो बीमारी होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि गिज को वैक्सीन नहीं लगी थी। डंक इतना तेज और छोटा था कि उसे लगा कि उसे सिर्फ खरोंचा गया है। इसके अलावा चर्च जाने वाले उसके साथियों ने उसे बताया कि सिर्फ हेल्दी चमगादड़ ही उड़ सकते हैं, इसलिए जब वो उड़ गया तो उसने मान लिया कि वो सुरक्षित थी। 3 हफ्ते बाद जीना ने देखा कि उसकी उंगली थोड़ी सुन्न थी और उसे झुंझुनी महसूस हो रही थी। 2 दिन बाद उसे थकान और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। 24 घंटे बाद उसे डबल दिखाई दे रहा था और उसे अस्पताल ले जाया गया। वो आधी बेहोश थी और उसे उल्टियां हो रही थीं। उसके माता पिता को बताया गया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। आखिरकार इससे पहले कोई भी वैक्सीन के बिना रेबीज से नहीं बच पाया था। जब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा तो डॉक्टर रॉडनी विलोबी ने अचानक एक नया ट्रीटमेंट देने के बारे में सोचा। उन्होंने गिज को कोमा में डाल दिया ताकि उसके इम्यून सिस्टम को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए समय मिल सके। 1 हफ्ते बाद उसे धीरे धीरे कोमा से बाहर लाया गया और वो 11 हफ्तों तक अस्पताल में ही रही। इस दौरान उसने ठीक होने के लिए एक दिन में 17 गोलियां ली। गिज को ठीक होने में 1 साल लग गया, लेकिन डॉक्टर्स ने गिज के जिंदा रहने को एक चमत्कार ही बताया। गिज ने अपनी इस लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है और उसे उम्मीद है कि डॉक्टर इस नए ट्रीटमेंट में सुधार कर सकते हैं ताकि उसकी तरह दूसरे लोगों को भी जीने का मौका मिल सके। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, चमगादड़ को हाथ में नहीं उठाना चाहिए, खास करके तब जब उन्हें एक प्रेयर बुक से मारा गया हो। वेल के साथ एक जबरदस्त पल। लिज कॉटरेल और उनकी दोस्त जूली मैक्सोर्ली सोमवार 2 नवंबर 2020 को कैलिफोर्निया के एविया बीच पर बोटिंग कर रही थीं, जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जो सोच के परे था। दोनों लगभग 9 मीटर दूर से वेल को जेलीफिश खाते हुए देख रही थी। तभी उनके चारों तरफ उन्हें मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। मैक्सोर्ली ने अचानक नीचे से एक बड़ी काली सी चीज को ऊपर आते हुए देखा, लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट कर पाती, ये हुआ। क्या आपका भी कलेजा मुंह में आ गया? ये तो उस फिल्म वाली मोबी डिक नाम की वेल को रियल लाइफ में देखने जैसा है। शुक्र है इस बार ट्रेजेडी इतनी बड़ी नहीं थी। हालांकि ऐसा लगता है कि लिज कॉटरेल और जूली मैक्सोर्ली को इस बड़ी हम्पबैक वेल ने निगल लिया था, लेकिन दोनों को एक खरोंच तक नहीं आई और वो बच गई। जैसे ही वेल पानी से बाहर निकली, उसने उन दोनों को और उनकी बोट को वापस नीचे फेंकने से पहले हवा में उठा लिया। पास एक बंदे ने इस पूरी घटना को वीडियो कैमरा पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि मैक्सोर्ली भी उस समय रिकॉर्डिंग कर रही थी और इस घटना को कैमरा में अपने ही अंदाज में उन्होंने कैद कर लिया। दोस्तों, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन वेल द्वारा लगभग निगले जाने के बाद मैंने कभी किसी लेडी को इतना शांत नहीं देखा। शुक्र है स्पर्म वेल को छोड़कर ज्यादातर वेल का गला इतना छोटा होता है कि एक इंसान के बराबर के एक बड़े जानवर को वो निगल नहीं सकती, और ऐसी किसी घटना के होने का रिकॉर्ड भी नहीं है। चूंकि वेल के दांत नहीं होते, इसलिए अगर आप पूरी तरह से निगल भी लिए जाएं तब भी वेल आपके टुकड़े नहीं कर पाएगी। इसके बजाय उनके पास बेलन प्लेट्स होते हैं जो बालों से ढकी होती हैं। ये उस मछली को हजारों लीटर पानी में से छानती हैं, जिसे ये बड़े से जानवर सिर्फ एक घूंट में पी जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा या तो वेल के भारी वजन से कुचले जाने या इतनी तेजी से इतनी गहराई तक घसीटे जाने से पैदा होगा, जहां आपके फेफड़े थोर के स्क्वीज महसूस करते हैं और पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। शुक्र है कि इन औरतों ने सिर्फ अपनी कार की चाबियां खोई, अपनी जान नहीं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने घर जाने के लिए टैक्सी बुलाई होगी, क्योंकि मैं तो किसी दूसरी बोट पर चढ़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं भाई।
लिसा मोंडी। दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र में तैरते समय बेचैनी महसूस की है, जैसे कि आप एक बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क से कुछ ही फीट की दूरी पर हों? शुक्र है, ऐसे डर आमतौर पर आपके दिमाग द्वारा आपसे शरारत करने के कारण होते हैं। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ म्यूजियम के हिसाब से शार्क द्वारा हमला किए जाने और मारे जाने की संभावना 17.5 लाख बार में से लगभग एक बार होती है। ऐसा होने की संभावना बिजली कड़कने, फायरवर्क एक्सीडेंट या ठंड से मरने की संभावना से कम है, लेकिन हर कोई सुरक्षित नहीं है। ये बात लिसा मोंडी आपको बता सकती हैं। 24 साल की लिसा एक वाइल्ड लाइफ टूर गाइड थी। मार्च 2011 में वो लंच ब्रेक के समय दोस्तों के साथ वेक बोर्डिंग के मजे ले रही थीं। वो अपनी एक जंप को ठीक से संभाल नहीं सकी और बोर्ड उनके पैरों से उतर गया। लिसा नाव के पलटने और उसे लेने आने का इंतजार कर ही रही थी और अपने किनारे की तरफ जाना उसने शुरू किया, लेकिन तभी एक बड़ी सफेद शार्क नीचे से उसकी तरफ सीधे आ गई। शार्क ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसने उसको लगभग 3 फीट पानी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने अपने शक्तिशाली जबड़े से उसके सिर और बाह को कसकर पकड़ा हुआ था। शार्क ने लिसा को पानी के अंदर खींच लिया, लेकिन उस पर अपनी पकड़ खो दी। अपनी लाइफ जैकेट की बदौलत लिसा वापस ऊपर आने में कामयाब हो गई। उसके बाद लिसा को पोर्ट स्टीफेंस के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स को डर था कि उसके बाएं हाथ को काटना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियों को बहुत नुकसान पहुंच चुका था और उसकी ब्रेकियल आर्टरी को भी, जो कि एक प्रमुख ब्लड वेसल है। कई ऑपरेशन से गुजरने के बाद वो मुश्किल से बच पाई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। उसका हाथ पट्टियों से बंधा हुआ था और अभी भी उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिसा फरवरी 2016 में पानी में लौट आई और केस डाइविंग करते हुए उस शार्क को उसने करीब से देखा, जिसने उसे लगभग मार डाला था। ओहो। और क्या मैंने आपको बताया कि उसने 2015 में द एक्स फैक्टर ऑस्ट्रेलिया पर लंदन ग्रामर के स्ट्रॉन्ग के परफॉर्मेंस में गजब का काम किया था। वो सचमुच बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है भाई। रॉन कूपर का लकी एस्केप। दोस्तों, आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस ड्राइवर क्यों ना हो, खुली सड़क हमेशा नुकसान और खतरों से भरी होती है। दूसरे ड्राइवर्स के अलावा आपको नेचुरल सराउंडिंग से भी सावधान रहने की बेहद जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलियन मोटरिस्ट रॉन कूपर ने 2014 में साबित कर दिया कि कभी कभी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन देने की जरूरत होती है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के पास ब्लैक स्पर हाईवे पर गाड़ी चलाते समय कूपर एक जंगली तूफान के बीच में फंस गए। जैसे ही कूपर कोने की तरफ मुड़ते हैं, डैश कैम फुटेज में पेड़ों को थोड़ा लहराते हुए और आगे की सड़क पर पत्तियां और छोटी छोटी टहनियों को बिखरा हुआ उन्होंने देखा। फिर ये होता है। कूपर की कार के सामने कम से कम 7 पेड़ ताश के पत्तों की तरह गिरते हैं, मानो किसी अदृश्य दैत्य ने उनको उखाड़ फेंका हो। इससे पहले कि कोई भी गिरती हुई टहनियां उनकी कार को या उन्हें कुचल पाती, उन्होंने जल्दी से ब्रेक लगा दिया। अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली एक कार को भी ठीक समय पर रुकते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि पेड़ वॉट्स रिवर ब्रिज को घेर लेते हैं। फुटेज को देखते हुए पता चलता है कि कूपर अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को पेड़ों से कुछ इंच पहले रोकने में कामयाब रहे। ये सब कुछ 1 सेकंड के एक फ्रैक्शन के फर्क की वजह से हुआ था, नहीं तो इस अजीब वेदर एक्सीडेंट का नजारा कुछ और ही गहरा होता। और ये मेरे दोस्तों, हर समय अपने आसपास की चीजों के बारे में अलर्ट रहने के लिए एक बहुत ही जरूरी सबक है। एल्सिडिस मोरेनो। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऊंचाई से डर लगता है तो विंडो वॉशिंग शायद आपके लिए एक सही करियर चॉइस नहीं हो सकती, लेकिन एल्सिडिस मोरेनो और उनके भाई एडगर को ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने मैनहट्टन में कई सालों तक ऊंची इमारतों पर एक साथ काम किया था। 2007 में दिसंबर का एक दिन था, तब बहुत ही भयानक वो दिन बन गया जब इस तरह के चक्कर दिला देने वाले काम का खतरा एक डरावनी सच्चाई बनकर सामने आ गया। मिड टाउन मैनहट्टन में एक अपर ईस्ट साइड अपार्टमेंट बिल्डिंग सोलो टावर की खिड़कियों की सफाई करते समय जिस प्लेटफॉर्म पर दोनों भाई काम कर रहे थे, उस प्लेटफॉर्म के एंकर अचानक से टूट गए। इसने उन्हें 47 मंजिल या लगभग 500 फीट नीचे एक सक्रिय जगह में गिरा दिया। इस तरह गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है और एडगर ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। घटना स्थल पर लोग एल्सिडिस को चमत्कारिक रूप से जिंदा, होश में और बैठे हुए देखकर हैरान रह गए। अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें कई मुश्किल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। उन्हें लगभग 24 पॉइंट ब्लड और 19 पॉइंट प्लाज्मा भी देना पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से अगले साल जून तक एल्सिडिस फिर से चलने और बात करने लगे, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो बच कैसे गए? एल्सिडिस ने अपनी जॉब ट्रेनिंग का हवाला देकर इस बात को समझाया। उन्हें और उनके साथी विंडो वॉशर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि किसी ऊंची इमारत से गिरने की सिचुएशन में खुद को कैसे बचाया जाए। सीधे लेट जाएं और प्लेटफॉर्म को कसकर पकड़ लें। डॉक्टर्स ने भी यही नोट किया कि वो सर के बल नहीं गिरे और उनकी पेल्विस पर भी कोई चोट नहीं आई। ऐसे गिरने पर यही 2 चीजें सबसे ज्यादा मौत का कारण बनती हैं। जाहिर है,
एलसीडीज विंडो वॉशिंग के अपने काम पर दोबारा नहीं लौट सके। हालांकि ये पाया गया कि स्कैफोल्डिंग कंपनी ने एंकर को ठीक से नहीं बांधा था, इसलिए उन्हें एक बड़ी रकम अदा की गई। इसके अलावा क्या कोई ये कह सकता है कि वो 47 मंजिल से नीचे गिरा और बच गया? डैम का हादसा। मॉन्टिचेलो डैम 304 फीट ऊंचा कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर है जो कि नापा काउंटी कैलिफोर्निया की ईस्टर्न बाउंड्री के पास पुता नदी तक फैला हुआ है। इसका निर्माण 1953 और 1967 के बीच बेरिसा झील बनाने के लिए किया गया था। ये पुता नदी के गहरे हिस्सों में पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है और ये एक्स्ट्रा पानी को भी जमा करता है। लेकिन इसका स्पेशल फीचर एक शानदार स्पिलवे है जिसे मॉर्निंग ग्लोरी होल के रूप में जाना जाता है। ये वाटर लेवल के 440 फीट से ऊपर जाने पर एक बड़े फनल के रूप में काम करने लगता है। स्पिलवे अपने सबसे चौड़े हिस्से में 72 फीट का है। एक्स्ट्रा पानी 200 फीट नीचे एक नैरो शाफ्ट में गिरता है जिसका डायमीटर 28 फीट तक पतला हो जाता है, जहां पहुंचकर ये 90 डिग्री में मुड़ता है और पुता नदी में बह जाता है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ज्यादातर लोग पानी की इस खाई में गिरकर जिंदा नहीं बच पाएंगे। हालांकि नवंबर 2020 में वायरल हुए एक वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ठीक उसी तरह की बात कही गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह दावा किया गया है कि वो बदकिस्मत बंदा कैलिफोर्निया के मॉन्टिचेलो डैम में गिर गया है। उसे एक ह्यूमन स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि उसके साथ क्या हुआ था, क्लिप रुक जाती है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए राहत महसूस हो रही है कि वास्तव में ये भयानक दिखने वाली घटना वैसी नहीं थी जैसा कि दावा किया गया था। वीडियो में किए गए दावों के बावजूद वो जगह मॉन्टिचेलो डैम नहीं थी। ये भारत में मौजूद एक बहुत कम खतरनाक सापुआ डैम था जो कैंपिंग, साइट सीइंग और स्विमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। सपुआ का मतलब सांप होता है, जो इस कंक्रीट डैम के घुमावदार डिजाइन को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि वायरल वीडियो में कैमरा के इस एंगल से ऐसा लग रहा है कि इस आदमी की मौत हो गई होगी, लेकिन सच तो यह है कि वो शायद सिर्फ 18 फीट नीचे पानी में गिर गया था। ये उन 200 फीट की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर वो सच में कैलिफोर्निया में मॉन्टिचेलो डैम पर होता, अगर कोई खाई में घसीटे जाने के बाद मॉन्टिचेलो स्पिलवे में गिर जाता है तो वो सुरंग की दीवारों के चारों ओर टकराएगा और शायद तूफानी धारा में डूब जाएगा। लेकिन इंडिया से इस वायरल वीडियो के संबंध में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। अगर वो आदमी बदकिस्मत होता और डैम के कंक्रीट प्लास्टर से उसका सर टकरा जाता तो और भी बुरा होता। वायरल क्लिप शायद उतना भी भयानक नहीं था जितना पहले लग रहा था और वो बंदा भी बच गया था। दोस्तों, शायद ये कहना ठीक होगा कि किसी भी डैम के पास घूमने जाना एक भयानक आइडिया है। दोस्तों, इनमें से किस इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अगर आपको ये एपिसोड थ्रिलिंग नहीं लगा तो यार फटाफट इस सीरीज का कोई पिछला एपिसोड देख डालो, बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।